सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार सा चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। ये क्लास 11th के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बहुत ही अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये होल फिजिक्स का बेसिस है। मतलब आप पूरे फिजिक्स के बेसिक को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। मोशन आप लोग जानते हो, मोशन का मतलब मूवमेंट। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ फिजिक्स में एंटर कर रहे हो। फिजिक्स में एंटर करने का मतलब ये है कि फिजिक्स में हम होल नेचर को समझते हैं, पूरी अर्थ को, पूरी प्रकृति को, पूरे यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं और हर जगह हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिलती है या उस मूवमेंट की हम स्टडी करते हैं। तो किसी भी जगह अगर मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो बहुत ही माइक्रो लेवल पे हो रहा हो, चाहे बहुत ही मैक्रो लेवल पे हो रहा है, उस जगह पे मोशन जरूर होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके साथ एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। आउट ऑफ द बुक चलते हैं और थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि फिजिक्स को हमें समझना किस तरीके से है या फिजिक्स समझने के लिए हमारा अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि फिजिक्स में हम समझते क्या है। तो फिजिक्स में हम होल नेचर को समझते हैं, होल नेचर की एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं कि नेचर किस तरीके से काम करती है। तो अपन बहुत पहले चलते हैं जहां पे फिजिक्स डेवलप नहीं हुई थी या मॉडर्न साइंस डेवलप नहीं हुआ था। उस समय चलते हैं, उस समय लोगों ने किस तरीके से वर्ल्ड को या नेचर को समझने की कोशिश की थी। तो सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं। इनको मैं साइंटिस्ट नहीं बोल रहा हूं, इनको मैं फिलोसफर बोल रहा हूं, एक दार्शनिक है। तो उस समय जब मॉडर्न साइंस का नॉलेज नहीं था तो एरिस्टोटल की कुछ थ्योरीज थी कि जिसके हिसाब से वो अर्थ को या मूवमेंट ऑफ अर्थ को या नेचर की एक्टिविटी को अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते थे। अब हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हवा है, पानी है, अर्थ है, फायर है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो एरिस्टोटल का मानना यह था कि जैसे हर बॉडी का अपना एक नेचर होता है। जैसे मैंने बोला अर्थ, तो अर्थ एक हेवीएस्ट एलिमेंट है, भारी चीज है। अर्थ में मैं सॉइल को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, स्टोन को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ये सब हेवी एलिमेंट है। और ये सब चीजें क्या है, ये सब नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती है, मतलब नीचे की तरफ मोशन होता है। मतलब इनका एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, नेचुरल मोशन है कि उनका मोशन हमेशा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव करता जाएगा। और उनका मानना यह था कि एयर एक लाइटेस्ट चीज है, एक लाइट हल्की चीज है, और जब हल्की चीज है तो उसका जो नेचर है, उसका जो मोशन का डायरेक्शन वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है। एरिस्टोटल का यह भी मानना यह था कि अगर कोई भी बॉडी है उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में रहना चाहती है। एरिस्टोटल का यह मानना था कि कोई भी बॉडी की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो कि वो रेस्ट में रहना चाहती है। अगर मुझे किसी बॉडी को मोशन में लाना है तो मुझे उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर मैं चाहता हूं कि वो हमेशा मोशन में बना रहे तो मुझे उसके ऊपर हमेशा फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या बोलेगी कि उस ऑब्जेक्ट को हमेशा रेस्ट में आ जाना है। ठीक, तो यहां पे बहुत सारी बातें थी। अभी मैंने इतनी स्टोरी सुनाई, लेकिन इस स्टोरी में एक बार भी एरिस्टोटल को, जिनका नाम हिंदी में अरस्तु बोलते थे, एरिस्टोटल का नाम एक बार भी हमने साइंटिस्ट नहीं लिया, बल्कि मैंने उनका नाम फिलोसफर लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी जितनी भी बातें थी वो साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ नहीं थी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के साथ नहीं थी, लॉजिक्स के साथ नहीं थी, बल्कि एक फिलोसफी की स्टाइल में थी, फिलोसफी की भाषा में थी। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एरिस्टोटल बहुत बड़े विद्वान थे, नो डाउट। वो उनके पास, मतलब उनका नाम बहुत था और काफी लंबे समय तक एरिस्टोटल की थ्योरीज को माना जाता था। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो के साथ मैं साइंटिस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। अब मैं गैलीलियो के बारे में क्या बताना चाह रहा हूं, तो गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उनका इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट। उस इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है? इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट ये बोलता था कि गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जहां पे एक स्लोप है हमारे पास, एक उन्होंने स्लोप बनाया और स्लोप से दूसरा एंड तैयार किया इस तरीके का। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, एक मेटल की बॉल ली या कोई ग्लास की बॉल जैसी चीज ले ली, और उस बॉल को जैसे ही यहां से ड्रॉप किया तो क्या हो रही है, बॉल यहां से मूव कर रही है, और मूव करने के बाद यहां हाइट तक जाती है। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हाइट इस मेटल की बॉल यहां तक है, उतनी ही हाइट इस मेटल की बॉल की यहां तक भी रहेगी। ये हाइट हर बार सेम हाइट अचीव कर रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा, इसके एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद फिर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो देखा अब ये बॉल दोबारा स्विंग करती है और इसी लेवल पे दोबारा पहुंच जाती है। अब गैलीलियो ने क्या किया, इसके एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। जब इन्होंने एंगल और बढ़ा दिया तो इन्होंने देखा कि जब हम बॉल को यहां से छोड़ रहे हैं तो फिर ये बॉल पूरा डिस्टेंस कवर कर रही है और सेम हाइट को अचीव कर रही है जिस हाइट पे इसको हमने यहां से छोड़ा था।
तो जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, ये देख रहा था कि बार बार इसकी लेंथ तो बढ़ती जा रही है, लेकिन बॉल हर बार उसी हाइट को अचीव कर रही है जिस हाइट से उसको छोड़ा जा रहा है। ठीक, अब गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने इसकी हाइट को बिल्कुल, इसको एकदम आपके ग्राउंड लेवल के बिल्कुल बराबर कर दिया। अब जैसे ही हमने इस बॉल को छोड़ा, तो देखते हैं कि ये बॉल कंटिन्यू आगे मूव करती जा रही है और मूव करते 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 एक पॉइंट पे आके रुक गई। तो यहां से एरिस्टोटल का एक कंसेप्ट आ रहा है कि अगर किसी बॉडी को मोशन में रखना है तो उसके ऊपर कंटिन्यूअस फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे गैलीलियो ने बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन के बाद देखा कि ये जो मैं बॉल को छोड़ रहा हूं तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी तो ये है कि जिस हाइट से मैं छोड़ रहा हूं ये उसी हाइट पे जाना चाहिए। लेकिन इसको जब मैंने इसके बॉटम को ग्राउंड लेवल के बराबर कर दिया है, ग्राउंड लेवल के एकदम सेम कर दिया है, 0 डिग्री का एंगल बना दिया है, तब ये बॉल कभी भी उस हाइट को अचीव नहीं कर पा रही है। तो इस लॉजिक के हिसाब से इस बॉल को कंटिन्यूअसली आगे मूव करना चाहिए, पर बॉल रुक क्यों रही है। तो यहां से बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता चला कि बॉल क्यों रुक रही है, क्योंकि बॉल नीचे के जो सरफेस है, नीचे का जो रफ सरफेस है, वो इसको एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है और इस अपोजिंग फोर्स के कारण ये बॉल रुक जा रही है। और इसी अपोजिंग फोर्स को हम आगे चल के पढ़ते हैं फ्रिक्शन के फॉर्म में। तो अब गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने इसी एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये जो सरफेस था उसको बहुत ही स्मूथ बनाने की कोशिश की। बहुत ही स्मूथ बनाने की कोशिश की मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत ही प्लाईवुड या सनमाइका जैसी कोई चीज लगा दी, इसका सरफेस बहुत ही स्मूथ है। और जब सरफेस बहुत ही स्मूथ है और फिर इस बॉल को जब छोड़ा गया तो ये देखा गया कि ये बॉल कंटिन्यूअसली ट्रैवल करती जा रही है जब तक उसको वो स्मूथ सरफेस मिल रहा है। और जैसे ही वो स्मूथ सरफेस एंड होगा, रफ सरफेस स्टार्ट होगा, तब जाके बॉल रुक रही है। तो एक ऑब्जर्वेशन वाली बात यह है कि अगर मान लो मैं इनफाइनाइट लेंथ तक स्मूथ सरफेस लगा दूं, ऐसा स्मूथ सरफेस जिसकी फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड 0 हो, मतलब उसके बाद बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना हो, वो कोई भी अपोजिंग फोर्स अप्लाई ना करे, और अगर मैं बॉल को यहाँ पे छोड़ता हूं तो क्या होगा, तो उस हिसाब से बॉल कंटिन्यूअसली मूव करती जाएगी और उसको मूव करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास एरिस्टोटल का एक स्टेटमेंट था कि किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए कंटिन्यूअस फोर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन गैलीलियो का ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। एरिस्टोटल का एक और कहना था कि बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में रहना चाहती है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आया कि बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी रेस्ट में नहीं है, बल्कि बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी ये है कि वो अपने स्टेट में ही बने रहना चाहती है। अपने स्टेट का मतलब क्या, स्टेट यहाँ दो प्रकार से बोल रहा हूँ, एक मेरे पास है रेस्ट की कंडीशन और एक है मेरे पास मोशन की कंडीशन। तो गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन ये बोल रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी रहेगी कि वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया है तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी रहेगी कि वो अपने आप मोशन में ही रहना चाहेगा। और इस स्टेट को चेंज, जब तक ये स्टेट चेंज नहीं होगा जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो यहां से जो गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन था और एरिस्टोटल का ऑब्जर्वेशन था वो बिल्कुल क्लैश नहीं कर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट जा रहा था, वो एक दूसरे को एग्री नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे हम अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं एरिस्टोटल फॉल्सी के बारे में। एरिस्टोटल फॉल्सी क्या बोलता है, एरिस्टोटल का स्टेटमेंट यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए एक कंटिन्यूअस फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ इस स्टेटमेंट को गैलीलियो ने गलत साबित कर दिया, फॉल्स साबित कर दिया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एरिस्टोटल फॉल्सी। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे इस नेचर को समझना है तो मुझे एरिस्टोटल के व्यू से नहीं समझना होगा, एरिस्टोटल के फिलोसफिकल व्यू से ना समझ के, बल्कि गैलीलियो के साइंटिफिक व्यू से समझना होगा। गैलीलियो ही फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन को प्रूफ करने के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, लॉजिक्स और के साथ फैक्ट दिए, और इसी मेथड को हम मॉडर्न साइंस में यूज करते हैं। मॉडर्न साइंस में हम क्या करते हैं, कोई भी एक माइंडसेट है, कोई भी एक फिलोसफिकल अप्रोच होती है, उसको पहले हम हाइपोथेसिस मानते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब एक कल्पना मात्र मानते हैं, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, टेस्ट करने के बाद उसके प्रूफ्स पता करते हैं। अगर वो सारे स्टैंडर्ड्स में प्रूफ हो जाता है, सब तरीके से सही साबित हो जाता है, तब उसको हम लॉज के फॉर्म में अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, और ये हमारे मॉडर्न साइंस का कंसेप्ट है। ये तरीका किसने दिया हुआ है, ये तरीका हमको गैलीलियो गैलीली ने दिया हुआ है, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। तो अभी मैंने लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई है कि अपना मॉडर्न साइंस या फिजिक्स को समझने का अप्रोच किस हिसाब से डेवलप हुआ है। ठीक, तो अभी हमने जाना कि इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसकी
उसकी नेचुरल टेंडेंसी ये है कि वो अपने स्टेट में रहना चाहता है। मतलब अगर वो रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो रुके रहना चाहेगा। और अगर वो मोशन में आ गया है तो वो कंटिन्यूअसली मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि ये बॉल मेरी मूव कर रही है और कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, ठीक। अब क्या होता है, यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है। कैसा? अभी हम स्टेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेट हमने दो शब्द बोला हुआ है, एक स्टेट है, एक रेस्ट है, एक मोशन है। अब हम अपने आसपास अर्थ को देखते हैं, या अर्थ हमारी रुकी हुई दिखती है, लेकिन इसी अर्थ को यूनिवर्स के किसी कोने से देखेंगे तो हमारा अर्थ क्या हुआ, मूव करता हुआ दिखेगा। अब अर्थ मूविंग कंडीशन में है और उसको कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं मिल रहा है, मतलब वो क्या हुआ, वो खुद ब खुद मोशन की स्टेट में है। तो अभी यहाँ पे एक बात और समझ में आ रही है कि अर्थ को जब हम अपने यहीं खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें लगता है कि अर्थ रुकी हुई है, बट बाहर से देखने पे कैसा लगता है, वो मोशन में है। इसका मतलब ये जो बात है रेस्ट और मोशन, ये टर्म एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये टर्म कैसा है, रिलेटिव टर्म है। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी कंडीशन पे किसी बॉडी के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी हो सकता है रेस्ट में हो, और किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में वही बॉडी मोशन में होगी। तो अभी इस टर्म को रेस्ट और मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। इसके लिए अपन एक अलग वीडियो बना लेंगे, उस वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि रेस्ट और मोशन कैसे रिलेटिव है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, एक्चुअली वो एक स्टेट है। वो बॉडी उसी स्टेट में बना रहना चाहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और इसी कंसेप्ट को आगे चल के उन्होंने बोला कि ये बॉडी का एक इनर्ट बिहेवियर है। इनर्ट बिहेवियर मतलब अपोजिंग बिहेवियर है। और इसी को आगे चल के हम पढ़ते हैं इनर्शिया के बारे में। तो गैलीलियो ने अपना एक स्टेटमेंट दिया, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका ही रहना चाहेगा, उसकी नेचुरल टेंडेंसी रहेगी कि वो रुका ही रहेगा। कोई बॉडी अगर मोशन में आ चुका है तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी रहेगी कि वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो इस वीडियो में अपन पढ़ते हैं इनर्शिया के बारे में। तो इनर्शिया को हम आगे बढ़ाते हैं। इनर्शिया को गैलीलियो ने 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में उसको पढ़ सकते हैं अपन। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फिर हम पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, और फिर तीसरा हम पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो चलो पहले बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यूअसली रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। कोई बॉडी अगर रुकी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल ये चौक है, ये चौक मेरे हाथ में अगर रुका हुआ है तो ये तब तक रुका रहेगा जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। दूसरी बात क्या बोला? मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी अगर एक बार मोशन में आ गई है तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी रहेगी कि वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब कैसा? अगर मैं इस चॉक को फेंक देता हूं तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये चॉक कंटिन्यूअसली मूव करता जाना चाहिए इन्फिनिटी डिस्टेंस तक, जब तक कि इसको कोई रोकने वाला ना आए। अगर मैं इसको स्पेस में फेंक देता हूं तो इस चॉक को स्पेस में ही चले जाना चाहिए इन्फिनिटी डिस्टेंस तक, जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। पर नेचुरल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस चॉक के ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्सेस काम करते हैं। कौन से फोर्सेस काम करते हैं? एक ग्रेविटेशनल पुल उस चॉक को नीचे की तरफ खींचता है, एयर का अपोजिंग फोर्स उसको अपोज करता है। तो ये 2 एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं, इसलिए इस चॉक की वेलोसिटी 0 हो जाती है और ये चॉक वापस जमीन में गिर जाता है। ठीक, कोई भी पत्थर को अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ थ्रो कर रहा हूं तो वो कुछ टाइम के ऊपर जाता है और नीचे गिर जाता है। क्यों नीचे गिर जाता है? क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल करती है और एयर ड्राइव उसको अपोज करता है। अगर ये दोनों अपोजिंग फोर्स ना हो तो वो पत्थर सीधे स्पेस में शूट आउट हो जाएगा और इन्फिनिटी डिस्टेंस तक ट्रैवल करता जाएगा थ्योरेटिकली। ठीक, तो ये कंसेप्ट कहलाता है मेरा इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा इसको हम समझते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। वो बॉडी अपना डायरेक्शन कभी भी खुद ब खुद चेंज नहीं करेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एरो लेता हूं और एक एरो को किसी पॉइंट पे एम करता हूं और वो बिल्कुल, अगर मेरा एम बिल्कुल सही है तो वो उसी पॉइंट पे जाके लगेगा। वो खुद ब खुद हवा में अपने आप एंगल चेंज नहीं करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये कंसेप्ट गैलीलियो का दिया हुआ है और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने बहुत सारे साइंटिफिक मेथड क्रिएट किए हैं, जो मेथड हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। हम फिजिक्स पढ़ने का जो भी अप्रोच है या जो भी थिंकिंग है वो गैलीलियो का ही दिया हुआ है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोलते हैं।
उस समय तक मॉडर्न साइंस का अप्रोच किसी के पास नहीं था, सबके पास एक फिलोसफिकल अप्रोच था, इसलिए अपन गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहते हैं। हाँ, कुछ बात अलग है कि एंशिएंट इंडिया में और इजिप्शियंस लोगों को भी कई नॉलेज था, बट जो नॉलेज हम बुक्स के फॉर्म में, पब्लिश्ड फॉर्म में पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहला नाम फादर ऑफ मॉडर्न साइंस गैलीलियो के बारे में ही आता है। ठीक है, अब गैलीलियो के बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, गैलीलियो को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किए थे, और स्टडी करने के बाद मोशन को या नेचर को समझने वाले काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। जब उन्होंने आगे बढ़ाया तो न्यूटन्स ने ही मोशन को समझने के लिए 3 लॉज दी, जिन्हें अपन 3 लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो की स्टडी को बढ़ाते हुए, प्रकृति को समझते हुए कि यार नेचर में मोशन हो रहा है, और हर बार जो मोशन होता है वो कुछ ना कुछ एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक रूल को फॉलो करता है, एक लॉ को फॉलो करता है, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोल रहे हैं। ठीक, तो इन्होंने फर्स्ट लॉ में गैलीलियो के इनर्शिया को ही रखा हुआ है और एक स्टेटमेंट को तैयार किया है। वो स्टेटमेंट यही है कि इफ अ बॉडी इज इन मोशन, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, इट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इज इन मोशन, इट विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद द सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी until and unless an external force is applied on it। इसका मतलब वही जो मैंने आपको पूरा ब्रीफ में समझाया, कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहेगी, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, और वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक, तो उन्होंने इसको रखा। न्यूटन्स के सेकंड लॉ को समझने से पहले एक टर्म में आप लोगों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, उस टर्म को हम बोलते हैं मोमेंटम। तो चलिए इस मोमेंटम को समझते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। इसी वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं मोमेंटम के साथ में। तो देखिए मोमेंटम किसको कहते हैं, मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम को अपनी किताब में P से दिखाते हैं, और मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि मेरे पास क्या बनता है, मास इनटू वेलोसिटी बनता है। मास इनटू वेलोसिटी का मतलब ये, मैंने बोला कि कोई भी बॉडी अगर रुकी हुई है तो उसके पास मास है, लेकिन अगर इस बॉडी को मैं फेंक दूंगा तो एक मूविंग मास बन जाएगा। इसी मूविंग मास को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम को और अच्छे से डिस्क्राइब करें तो बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। इस मोमेंटम की जो एसआई यूनिट लेंगे हम, इस मोमेंटम की एसआई यूनिट बनती है केजी। मास के लिए हम केजी यूज करते हैं, वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। तो देखिए मोमेंटम को किस तरीके से समझा जा सकता है। मैंने बोला ये चौक है, इस चौक के पास मास है। अब ये चौक मेरे हाथ में रखा हुआ है तो मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचा पा रहा, कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा पा रहा। बस इसी चौक को अगर मैं थ्रो करता हूँ, किसी को फेंक के मारता हूँ, तो उसको वो चोट पहुंचा सकता है, टच, उसको कुछ फील होगा। जो उसको फील होगा वही उसका मोमेंटम है, वही क्या है, उसका मोमेंटम। इसी चौक के मोमेंटम को मुझे बढ़ाना है। लेट अस सपोज दैट इस चौक की जगह मैं बुलेट इमेजिन कर रहा हूं, और बुलेट को अगर मैं गन में रख के फायर कर दूं तो वो और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, और ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम बढ़ गया। तो जब कोई बॉडी के पास मास भी होता है और वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो वो अपने साथ मोमेंटम लेके चलता है, और इसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मोमेंटम के बारे में। तो जो हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ बनता है, न्यूटन का सेकंड लॉ बनता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन इट। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोल रहा हूं मैं, न्यूटन्स लॉ में, न्यूटन्स लॉ में हम क्या बोल रहे हैं, न्यूटन्स के सेकंड लॉ के बारे में क्या बोल रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force। ठीक, अब देखो मैंने बोला कि मेरे पास एक बॉडी है, वो बॉडी मूव कर रही है। मैंने बोला ये बॉडी है, इसके पास मास है, ये मूव कर रही है तो इसके पास वेलोसिटी भी है। मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो क्या बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा। अगर मुझे इसके मोमेंटम को चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे से उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेट अस सपोज दैट कि इमेजिन करो कि एक मेरे पास 4 व्हीलर है जिसके पास इंजन नहीं है, कोई एक कार्ट जैसी कोई चीज है, एक ठेले जैसी कोई चीज है मेरे पास, और वो मूव कर रही है, उसके पास मास है और वेलोसिटी है। अगर मुझे उसके मोमेंटम को बढ़ाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे उसके मास को नहीं बढ़ा सकता, मैं उसकी वेलोसिटी बढ़ा सकता हूं। वेलोसिटी कैसे बढ़ाऊंगा, जब मैं पीछे से एक फोर्स अप्लाई करूंगा।
जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जैसे ही उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी के मोमेंटम को बढ़ाना है तो उसमें मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब मैं बोला अगर उसकी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो मैं उस रेट को भी कैलकुलेट कर सकता हूं। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम में कितना मोमेंटम में चेंज आ रहा है, पर यूनिट टाइम में कितना मोमेंटम में चेंज आ रहा है। मोमेंटम के बदलाव की रफ्तार, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अप्लाइड टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी उतना ज्यादा होगा। मतलब मैं जितना तेजी से फोर्स अप्लाई करूंगा, जितने हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ही तेजी से मोमेंटम मेरा बदलाव आएगा। तो इसको अगर एक पिक्चोरियल फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में समझो तो किसी गाड़ी को अगर हम धक्का दे रहे हैं, हम जितना तेजी से धक्का देंगे उतना तेजी से उसके मोमेंटम में बदलाव आएगा, उसके मोमेंटम के बदलाव की रफ्तार भी उतना तेज होगी। चलिए इस सेकेंड लॉ को अपन और डिस्कस करेंगे। इस सेकेंड लॉ की वजह से ही, मतलब इसके पहले तक हम फोर्स को इमेजिन कर सकते थे कि फोर्स कुछ कोई एक्सटर्नल चीज है जो हमारी बॉडी पर लग रही है जिसकी वजह से हम मोशन में आ सकते हैं, रुकी हुई चीज रुक आ सकती है। लेकिन अभी तक हम फोर्स को मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए तैयार नहीं कर पाए थे। मतलब फोर्स का जो फॉर्मूला है, जो फोर्स का फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल्स टू ma। चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक न्यूमेरिक फॉर्मूला तैयार हुआ है कि मैं फोर्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन न्यूटन के सेकंड लॉ से पहले मैं फोर्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकता था। फोर्स अभी भी एक फिलोसफिकल दुनिया में ही जी रहा था। फोर्स को न्यूमेरिक एनालिसिस में कन्वर्ट करने का काम न्यूटन का सेकंड लॉ ही ने ही किया हुआ है। तो हमारे टेक्स्ट बुक में एक डेरिवेशन भी है कि F इज इक्वल्स टू ma किस तरीके से बना है। मैंने बोला किसी बॉडी पे फोर्स काम कर रहा है, फोर्स एनर्जी का ही एक कंपोनेंट है। किसी बॉडी में मैंने एनर्जी लगाई तो उसका एक कंपोनेंट फोर्स काम किया। एक इनविजिबल सी चीज है, उस इनविजिबल चीज को एनालिसिस करना काफी कठिन था, लेकिन न्यूटन के सेकंड लॉ की वजह से इस फॉर्मूले को हम समझ पाएंगे। तो इसके बाद वाली वीडियो में एक डेरिवेशन तैयार करेंगे, उस डेरिवेशन में हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। ठीक, अब आता है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत ही फेमस है, बहुत ही कॉमन है, आप लोग जानते होंगे, क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के साथ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लॉ वैसे अपने आप में बहुत बड़ा लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन इस लॉ को हम इस टेक्स्ट बुक में इन द फॉर्म ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। मतलब कहीं पे भी अगर मैं एक फोर्स अप्लाई करूंगा तो मुझे उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुरंत एक रिएक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो लॉ है मेरा न्यूटन का थर्ड लॉ, इससे भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। इस एप्लीकेशन को जितना ज्यादा हम समझेंगे इस लॉ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास अगर एक टेबल है, मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक कोई बुक रखी हुई है, ठीक है। तो अब इस बुक का एक वेट होता है, जो वेट नीचे की तरफ लग रहा है वो वेट कितना होता है मेरे mg के बराबर। और इंस्टेंटली ये बुक का जो वेट है वो नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसको मैं नाम देता हूं यहाँ पे वेट, और उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ काम करता है जिसको मैं रिएक्शन बोलता हूँ। ये रिएक्शन भी कितना होगा मेरे पास mg के बराबर। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे जितना डाउनवर्ड फोर्स होगा उतना ही अपवर्ड फोर्स होगा, तो नेट फोर्स मेरा 0 हो जाएगा। और ये बुक अपनी जगह से मूव नहीं करती है, ये बुक अपनी जगह से मूव नहीं कर रही है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है। इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट की कंडीशन पे रुकी हुई है। तो ये कंसेप्ट हमारा क्या कहलाता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में अपन और जान सकते हैं कि अगर मैं किसी बॉल को दीवार पे फेंकता हूं तो दीवार पे पड़ने के बाद बॉल वापस आती है। क्यों वापस आती है? क्योंकि जैसे ही इस बॉल ने दीवार पे एक एक्शन फोर्स एक्सर्ट किया, तुरंत उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बॉल के ऊपर तुरंत लगा देती है। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे बनते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ से। तो इस वीडियो में हमने ब्रीफ में समझा कि दुनिया को, नेचर को समझना किस तरीके से शुरू किया गया था। नेचर को एरिस्टोटल के सोच के हिसाब से कैसे समझा गया, एक फिलोसफिकल अप्रोच क्या रही नेचर को समझने की, और ये फिलोसफिकल अप्रोच कहाँ गलत हो जा रही थी। फिर इस फिलोसफिकल अप्रोच को हटा के हमने साइंटिफिक अप्रोच लिया और एक मॉडर्न साइंस को डेवलप किया। और ये साइंस किसने डेवलप किया? गैलीलियो ने डेवलप किया। इसलिए अपन क्या कहते हैं उनको? फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के बारे में कहते हैं। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, इंपल्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स का जो फॉर्मूला है F इज टू ma, ये कैसे आया हुआ है। आई होप में इस वीडियो में जितनी बातें मैंने आप लोगों से की वो बातें समझ में आई हैं।
इनर्शिया को आप लोगों ने समझा है कि इनर्शिया क्या होता है, तो उसको इन टॉपिक्स के नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और आपस में डिस्कस करना स्टार्ट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग।